नमस्कार, तीखे सवालों वाले शो 3 के तीर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज हमारे साथ खास मेहमान है वो शख्सियत जिनके कंधों पर यूपी कांग्रेस की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक और हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। अजय राय जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। जी धन्यवाद। अजय जी, बिना लाग लपेट के सीधा सवाल, इंडी गठबंधन में सब ऑल इज वेल है या नहीं? नहीं, ऑल वेल है हमेशा, हमारी तरफ से हमेशा हम लोग लगता नहीं है यूपी में खासतौर पर। अब यूपी में हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, हमारी अपनी तैयारी है, खुद की तैयारी है कांग्रेस पार्टी की, हम लोग अपनी तैयारी करके रखे। अखिलेश यादव कह रहे हैं वो 65 सीटों पर लड़ेंगे, आप कह रहे हैं 80 पर, कैसे होगा? देखिए, ऐसा है कि हम जो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझे मिली है पार्टी की तरफ से, तो मैं कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहा हूँ और कांग्रेस कैसे हमारी मजबूत होगी, कैसे हम ताकतवर होंगे, उस पर हम काम कर रहे हैं। और अभी आपने कहा कि कांग्रेस को ताकतवर बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम 80 सीट की अपनी तैयारी कर रहे हैं। बाकी राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि उस पर क्या फैसले लेने, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। सीटों को लेकर कोई पेंच नहीं है? अब सीटों को लेकर जो भी बात होगी वो राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा, केंद्रीय नेतृत्व करेगा। हमारी जो तैयारी है वो 80 सीट की है। ठीक है, समाजवादी पार्टी ये कहती है 2017 में कांग्रेस से गठबंधन किया तो नुकसान हुआ, इस बार क्या कमाल होगा? समाजवादी पार्टी अगर ये बात कहती है तो मैं समझता हूं कि वो उनकी सोच होगी। हम सब लोग अगर इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, तो हम उस पर मिलकर, जो चीजें अगर उनकी बात आती है सामने, तो उस पर मिलकर काम करने की अगर बात आएगी तो निश्चित उस पर विचार किया जाएगा। क्या राहुल गांधी इस बार अमेठी से लड़ने वाले हैं? कुछ बात हुई इस बारे में? राहुल जी को वहां की जनमानस, वहां की जनता चाहती है। अभी आप देखिए, वहां पर एक अस्पताल चल रहा था, संजय गांधी अस्पताल, वो उस पर इतने अच्छे इलाज हो रहे थे वहां पर, जानबूझ के उत्तर प्रदेश सरकार ने और वहां के पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको बंद करा दिया। हजारों लोग वहां पर जाके इलाज कराते थे, वो इलाज बंद हो गया और वहां पर आज कांग्रेस पार्टी का सत्याग्रह चल रहा है लगातार, और वो आम जनता उससे फायदा उठाती थी। आम आदमी ये चाहता है राहुल जी वहां से आवे, चुनाव लड़े आकर। स्मृति ईरानी कह रही है कि राहुल गांधी ने तो अमेठी को कभी अपना समझा ही नहीं, जब जीतते थे तब भी नहीं आते थे, हारने के बाद तो वायनाड चले गए और अमेठी की जनता का अपमान किया उन्होंने। नहीं, कभी अमेठी की जनता का अपमान तब होता जब अमेठी की जनता से वादा करके उसे पूरा न किया जाता। राहुल जी ने जो नहीं कहा उसे भी पूरा किया। जो योजनाएं थी सब राहुल जी और कांग्रेस की देन है। 40 साल वहां पर कांग्रेस के सांसद रहे, इंदिरा जी से लेकर राहुल जी तक। कभी वहां की जनता से झूठ नहीं बोला गया, कभी वहां की जनता को बरगलाया नहीं गया। हमेशा जो कहा उसको किया, उससे ज्यादा किया। चाहे ट्रिपल आईटी को आप देख लीजिए, गायब हो गई, इन्होंने खत्म कर दिया। आप मेगा फूड पार्क था उसको खत्म कर दिया। वहां पर सीआरपीएफ और बीएसएफ और आर्मी के लिए सेना के कैंप लगते थे जिसमें वहां के बच्चों का चयन होता था, उस कैंप को बंद करा दिया स्मृति ईरानी ने। और जनता से झूठ बोलकर वोट लिया। 13 रुपए किलो चीनी की बात आम जनता के बीच में कहा कि अमेठी की जनता को भारतीय जनता पार्टी को आप वोट दीजिए, कमल का बटन दबाइए और 13 रुपए किलो की चीनी ले लीजिए। 13 रुपए किलो चीनी स्मृति ईरानी ने दिया, आम अमेठी की जनता को मिला। ये कभी भी राहुल जी ने और कभी कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। क्या आपको लगता है तस्वीर बदलेगी? बीते विधानसभा चुनाव की बात की जाए, 2.33% ये वोट शेयर है कांग्रेस का। देखिए, विधानसभा में सिर्फ 2 विधायक हैं, सांसद 80 में से सिर्फ 1 कांग्रेस के, वो भी रायबरेली। देखिए, ऐसा है कि आप हमारी बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद कितने रहे हैं, कितने विधायक रहे हैं उनके। 2 सीट वाली पार्टी आज देश में सरकार बना रही है। हम निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर ये 2024 के चुनाव में अप्रत्याशित परिणाम देंगे और ये पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए 2024 का चुनाव हमारा का पूरा ये पूरे टर्निंग होगा, ये पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए टर्निंग पॉइंट होगा। ठीक है, क्योंकि इससे पहले स्मृति ईरानी की बात हो रही थी, तो आपने स्मृति ईरानी को लेकर एक विवादित बयान दिया था जिस पर आपको आना पड़ा लोगों के सामने कि स्मृति ईरानी अमेठी आते हैं और लटके झटके देकर चली जाती हैं। ऐसा क्यों? नहीं, वो आपको ऐसा क्यों लगा? आप देखिए, वो विवादित बयान नहीं है। ये हमारे यहाँ एक बनारस में पूर्वांचल की भाषा है, आप भी शायद बनारस से जुड़ी हुई हैं, तो एक कहा जाता है कहा भैया बड़ा लटक झटक के चलत हुआ। लटक झटक के मतलब एक आपका जो हाव भाव है वो एक डिफरेंट तरीके से है, उसमें कोई
कोई भी अमर्यादित भाषा नहीं है। आप किसी भी डिक्शनरी में, किसी भी आप शब्दकोश में खोज लेंगे, कहीं पर ऐसी बात। आपको नहीं लगता कि महिलाओं के बारे में जब बात होती है तो थोड़ा सा बच के आपको चलना चाहिए? नहीं, महिलाओं का हमारा सम्मान है, हम सम्मान करते हैं। आप उठाकर देख लें, मैंने कहा ना कि जो मैंने बोला उसमें कहीं पर भी असंसदीय भाषा या कहीं भी आज तक वो लाख उन्होंने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, उसमें कोई धारा ही नहीं बनी। आखिर बैकफुट पे आना पड़ा। अच्छा, कांग्रेस ने आपको प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाया? प्रदेश अध्यक्ष, अब मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ, दिन रात काम कर रहा हूँ। कोई चर्चा में भी रहते हैं? नहीं, चर्चा में रहते हैं, काम की बदौलत रहते हैं। बयानों की बदौलत? 5 बार विधायक रहा, 96 से लेके 2017 तक विधानसभा का सदस्य रहा हूँ। और उत्तर प्रदेश के सबसे यंगेस्ट एमएलए में रहा मैं, जब उत्तराखंड और यूपी एक था, सबसे यंगेस्ट एमएलए था। और जनता के बीच में काम किया है मैंने, तो इसलिए लगा होगा कांग्रेस पार्टी को कि नहीं, लड़ने वाला आदमी है, एक संघर्ष करने वाला आदमी, इसको आगे लाएंगे तो शायद पार्टी आम जनता के बीच में। आप बीजेपी में रहे, एसपी में रहे, कांग्रेस के साथ हैं, तीनों ही पार्टियों में राजनीति करना कितना मुश्किल, कितना आसान है? नहीं, देखिए, बीजेपी में मैं था तो बीजेपी में जरूर हम लोगों ने अपनी पूरी जवानी लगा दी। मैं 22 साल की उम्र से भाजपा में काम किया और लगातार काम किया हूँ। लगातार ऐसी सीट से लड़ा जहां भारतीय जनता पार्टी का कभी खाता नहीं खुला था, वहां जनसंघ भी कभी खड़ी नहीं हो पाई थी। राम लहर में बीजेपी 4th पे रहती थी। कोलसला विधानसभा कामरेड उदल की विधानसभा थी कम्युनिस्ट की, वहां बीजेपी राम लहर में 4th पे रहती थी। मैं मेहनत करके उस सीट से इन्होंने मुझे भेजा भाजपा ने, मैंने मेहनत करके 96 में केवल 488 वोट से चुनाव में जीता। और फिर लगातार मेरा ग्राफ बढ़ता ही गया, कभी पीछे नहीं रहा। तो इस नाते वहां हम लोगों ने काम किया और भाजपा ने इस्तेमाल किया। जब समय आया तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे किनारे कर दिया और मुझे एकदम एक किनारे एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। इस तरीके से काम किया। और समाजवादी पार्टी तो कुछ क्षणों के लिए मैं गया था, वहां की राजनीति मुझे समझ में नहीं आई। वहां देखा मैं कि जिस तरीके की चीजें चल रही थी, तो मैंने उससे अपने आप को उनसे अलग कर लिया। कांग्रेस के अंदर सम्मान भी है, पद रहे न रहे मेरे पास। मैं 2009 में इंडिपेंडेंट चुनाव जीता था बसपा सरकार में, और मैं चुनाव जीतकर मैं कांग्रेस के साथ आया। कांग्रेस ने मुझे कोई पद नहीं दिया, पर सम्मान दिया, मुझे प्यार दिया, और आज प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे हूं। मुझे सम्मान दिया, मैं उसको हमेशा याद रखूंगा। जी, प्रियंका गांधी से आपकी केमिस्ट्री कैसी है? हमारी बहन है, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। हमारे घर से, हमारी पत्नी से, बच्चों से, सबसे उनका रिश्ता है और हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, क्या प्रियंका गांधी आने वाले चुनाव में पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी? बनारस की जनता की बात हम लोगों ने सुनी। बनारस की जनता ने, कई लोगों ने ऐसा कहा कि अगर प्रियंका जी आएंगी तो हो सकता है कि चीजें मजबूती से खड़ी हों। तो हम लोगों ने बिल्कुल, अगर वो आएंगे तो हमारा एक एक कार्यकर्ता, एक एक साथी, हम लोग डटकर काम करेंगे। और वहां की जनता की डिमांड है, वहां के लोगों ने ये बात कहा है। अजय जी, खबर ये भी है कि राहुल गांधी अयोध्या जा सकते हैं। इतने साल के बाद रामलला की याद क्यों आई? नहीं, ऐसा नहीं। अरे, हमारी धार्मिक भावनाएं हैं, हम सनातनी हैं। लेकिन बीजेपी आरोप लगाती है कि बीजेपी दिखावा करती है। बीजेपी दिखावा करती है। बीजेपी ने केवल दिखावे का काम किया है। बीजेपी जमीन पर, अभी उनके आपने देखा, एक मंत्री सनातन की बात करते हैं, उनके मंत्री ने बाबा भोलेनाथ के अर्घे के अंदर अपना हाथ धोया जाकर वहां पर, और वही चरणामृत उन्होंने कहा कि नहीं, ये सही कैसे है? मैं बाबा विश्वनाथ की नगरी से आ रहा हूँ, काशी का रहने वाला हूँ, और वहां जो उस अर्घे पे जो बाबा के ऊपर जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, उसी को चरणामृत हम ग्रहण करते हैं। आपकी पार्टी के कुछ नेता ये भी कहते हैं कि सनातन विरोधी कुछ नेता है कांग्रेस के ही अंदर, जैसे आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना है कि मेरे तिलक और मेरी वेशभूषा से कांग्रेस के ही नेताओं को चिढ़ है। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई कांग्रेस का नेता उस पर कभी कोई टिप्पणी नहीं किया। कांग्रेस पार्टी के अंदर इस तरह की कोई बात। हम लोग सनातन धर्मी हैं, हम सनातन धर्म की इज्जत करते हैं। सनातन धर्म में हर है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबका हम सम्मान करते हैं। राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, कांग्रेस बार बार जिक्र करती है, अब राहुल गांधी जा रहे हैं। देखिए, हमने कहा ना कि राहुल जी की इच्छा है, वो बिल्कुल कहीं भी जा सकते हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी में जाकर उन्होंने पूरा अर्चना की। आपने देखा होगा, वो केदारनाथ जी पदयात्रा करके गए, मानसरोवर गए। कोई नेता गए आज तक पदयात्रा करके गए मानसरोवर? बाकी बड़े बड़े भाजपा के नेता, उनको कहिए। वही राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू धर्म को लेकर बयान देते हैं ऐसा, तो बीजेपी कहती है एक तरफ तो जनेऊ दिखाते हैं, मंदिर जाते हैं, फिर हिंदू धर्म पे सवाल उठाते हैं। नहीं, जनेऊ तो हम भी पहनते हैं। देखिए, जनेऊ हमारे पास भी है, ये फिर जनेऊ हमारे गर्दन में, ये देखिए। ठीक है, सनातन, ये देखिए, ये भी है, रुद्राक्ष भी है। सनातन को कोरोना बोला गया, मलेरिया, डेंगू, एड्स, इससे तुलना की गई सनातन की, लेकिन राहुल और प्रियंका गांधी किसी ने भी एक शब्द नहीं कहा। नहीं, हम लोग हैं प्रदेश अध्यक्ष, मैं कह रहा हूं ना कि हम लोगों ने बिल्कुल कहा है कि जो हम सनातन धर्म में, हमारा सनातन धर्म में पूरा विश्वास है, हम सबको लेकर चलते हैं। लेकिन आप ही की पार्टी का घटक दल अगर ऐसे बयान देगा जो अंशिका ने कहा, तो आपको नहीं लगता कि आपको थोड़ा बच के चलना चाहिए? बिल्कुल, उनको
नहीं, उनको जो बोले हैं उनको निश्चित तौर से इस पे अपनी बात को संभालना चाहिए, इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। मायावती इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, कितना बड़ा झटका मानते हैं यूपी में विपक्ष के लिए? अब ये तो उनको तय करना है। आप देखिए अभी घोसी के चुनाव हुए, उसमें इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को हम लोगों ने समर्थन किया वहां पर और पूरा समर्थन दिया और वो चुनाव भारी मतों से चुनाव जीते। आप देखिए कि बसपा ने कहा था, मायावती जी ने कहा था कि आप अपने उनका कैंडिडेट को वहां सपोर्ट नहीं करेंगे, उनका जो वो वोटर है वो जाकर नोटा का बटन दबाएगा या घर बैठ जाएगा। ना घर बैठा ना नोटा का बटन दबाया, नोटा केवल 1700 वोट पाया। इसका मतलब कि उनके वोटरों ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया। तो मायावती जी को विचार करना चाहिए, इंडिया गठबंधन में उनको विचार करके आना चाहिए। क्या कांग्रेस कोशिश कर रही है कि मायावती इस गठबंधन में आ जाए या यूपी में कांग्रेस के साथ आ जाए? अभी रमेश बिधूड़ी कांड हुआ, सदन में उन्होंने बीएसपी सांसद के खिलाफ अपशब्द कहे, राहुल गांधी तुरंत जाकर दानिश अली से मिलते हैं, कोई संदेश था? नहीं, संदेश देखिए एक ही है कि जिसके साथ अत्याचार है, आप किसी को क्यों किसी को आप गाली दें, किसी को आप क्यों अपमानित करेंगे, किसी के धर्म के बारे में क्यों बोलेंगे? कोई व्यक्ति, ये जरूर है आप उसका सम्मान करिए। आप व्यक्तिगत अगर कोई आप उनके ऊपर आरोप लगाते हो कि नहीं आप काम नहीं करते हो या आपकी वर्किंग अच्छी नहीं है, आप धर्म के उनके ऊपर आप बोलते हैं, मैं इसमें कोई शक नहीं। बिधूड़ी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया सदन में वो गलत था, लेकिन दानिश अली का बैकग्राउंड भी साफ नहीं है। तो जो राहुल गांधी उनके साथ खड़े होते हैं, बैकग्राउंड जैसा भी हो, पर आप किसी को इस तरह के अपमानजनक शब्द और इस तरह की भावनाओं को भड़काने वाली बात नहीं कह सकते। तो राहुल जी निश्चित उस चीज को कहेंगे डरो मत, आपके साथ हम खड़े हैं। वो राहुल जी की जो सोच है उस पर राहुल जी खड़े हैं। ठीक है, इन सबके बीच आपने कहा घोसी में कांग्रेस ने जिताया लेकिन बागेश्वर अखिलेश ने हराया, ऐसा क्यों? अब ये अखिलेश जी को सोचना चाहिए, उनके दल के लोगों को सोचना चाहिए कि जब एक तरफ कांग्रेस का पूरा समर्थन उनको मिलता है, कांग्रेस वहां पर जबरदस्त, कल्पनाथ राय की धरती है, कल्पनाथ राय जी ने वहां विकास का इतना काम किया, विकास पुरुष आप सब लोग जानते होंगे, उसी घोसी सीट से, उसी सिमरी में उनका गांव है, वहां से चुनाव वो लड़ते थे, चुनाव लोकसभा जीतते थे, तो उसी सीट पे चुनाव हुआ। ये तो कांग्रेस का बहुत बड़ा आधार है वहां पर। हम बाई इलेक्शन में भी करीब 13-14 हजार पाए थे, जब फागू चौहान ने इस्तीफा दिया था तो राजमंगल यादव हमारे कैंडिडेट थे, 13-14 हजार वोट पाए थे उस समय। तो निश्चित तौर से वहां पर कांग्रेस ने सपोर्ट करके जिताया। इस पे जरूर, जिसे उन्होंने कहा कांग्रेस को बड़ा मन करना चाहिए, कांग्रेस ने बड़ा मन करके दिखा दिया। अब बड़ा मन करने की आपकी बारी है। अजय जी, हाथ तो मिला लिया आपने, आपके क्या दिल और विचारधारा मिले? अब हाथ देखिए, ऐसा है कि अभी मेरी तैयारी 80 सीट की है। अब वो राष्ट्रीय नेतृत्व क्या तय करता है, किस तरफ ले जाएगा, वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। ओपी राजभर एनडीए में चले गए, विपक्ष के लिए कितना बड़ा झटका? गए तो अब उनका परिणाम देख लीजिए। घोसी में वो भी लगे थे ना, उन्हीं के साथ के एक व्यक्ति लड़े थे, दारा सिंह चौहान जी, और ओपी राजभर जी भी वहां पे लगे थे। उसका परिणाम आपके सामने है। वहां जाने से उनकी हवा निकल गई या वो मजबूत हो गए, ये तो सामने आ गया जनता की। नहीं, लेकिन एक वोट बैंक की जो राजनीति होती है, देखिए वोट बैंक तब तक आपको पसंद करता है, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप उसके लिए लड़ते रहेंगे, संघर्ष करेंगे, या उस वोट बैंक को लगेगा कि नहीं हमारा नेता सही रास्ते पे जा रहा है। जब दिशा भटकेंगे तो वोट बैंक आपको छोड़ देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बुलडोजर एक्शन की बात कर लेते हैं। बुलडोजर एक्शन की चर्चा अब कोलकाता तक पहुंच गई है। हाईकोर्ट ने मिसाल के तौर पर भी इस एक्शन का जिक्र किया है। देखिए बुलडोजर एक्शन, जो भी चीजें हो रही हैं, मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से न्याय संगत नहीं है। न्यायपालिका का अधिकार आप ले लेंगे, न्यायपालिका का अधिकार है। न्यायपालिका, पहले आप देखे होंगे कोई भी अपराध करता था तो कोर्ट में 82-83 बाकायदे उसके लिए नोटिस जारी होती थी। तो ये अपने मन से ही सब कुछ कर दे रहे हैं, 82-83 छोड़ दिए, उसके आगे भी चले जा रहे हैं। अभी आप देखिए एक घटना भी सुल्तानपुर की हुई है, वहां पर एक डॉक्टर की, वहां के भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों ने, उनके पदाधिकारी ने, उनके अध्यक्ष ने उस डॉक्टर को बुरी तरीके से मारा पीटा, उसको उसके रिब्स तोड़ दिए, उसके पैर के अंदर ड्रिल मशीन करके ड्रिल कर दिया गया पैर को, ठीक है, उसको मार डाला इन लोगों ने। देखा होगा कल परसों सुल्तानपुर की घटना है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, केवल दिखावा करने के लिए एक छोटे से बिल्डिंग को, छोटे से कमरे को बुलडोजर से होगा बहुत बड़ा काम कर दिया। अगर गिराना है तो उसका घर गिराओ ना, बुलडोजर चलाना उसके घर पे चलो, केवल खाना पूर्ति क्यों कर रहे हो? तो आप कह रहे हैं कि यहाँ भी सिलेक्टिव कार्रवाई हो रही है, केवल खाना पूर्ति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाइए और आप अपनी सब कुछ आपके लिए माफ हो जाएगा। एक सवाल बनता है, अपने भाई के कातिलों को सलाखों के पीछे और सजा दिलवाने में आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? पहले का वक्त और अभी के वक्त में कोई अंतर दिखा? देखिए ऐसा है कि मैं शुरू से लड़ता चला आ रहा हूँ, और मेरी एक धारणा ये है कि जब मैं पॉलिटिक्स में नहीं था तब भी, कि मैं अगर अपने भाई के लिए नहीं लड़ पाऊंगा, अपने भाई के कातिलों को सजा नहीं दिला पाऊंगा, तो किसके साथ न्याय करूंगा? हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी सलाखों के पीछे हैं, और अब आपको लगता है कि यूपी में माफिया खौफ में है?
माफिया खौफ में केवल मुख्तार अंसारी तो माफिया अकेला तो था नहीं, तमाम ऐसे माफिया हैं जो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में पल है बसे या नहीं? नहीं, आज के दिन में हैं यानी माफिया वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का दामन ओढ़ के, चोला ओढ़ के आनंद ले रहे हैं, वो अच्छी जगह पर हैं, वो भाजपा के साथ खड़े हैं तो वो सही है, भाजपा के साथ खड़े हैं वो लोग, कोई खौफ में नहीं है। खौफ होता तो आज वो डॉक्टर की हत्या पैर में ड्रिल मशीन चलाई जाती या रिब्स तोड़ दिया जाता उसका। भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में माफिया पल रहे हैं। एक सवाल उठ रहा है, मुख्तार अंसारी जिनके खिलाफ आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी, सजा दिलवाई, पहले किसी केस में किसी बहुत बड़े बाहुबली को सजा हुई, आपकी लड़ाई, उन्हीं मुख्तार अंसारी का संबंध कांग्रेस से भी नहीं, कभी नहीं रहा है। मुख्तार अंसारी पंजाब में उन्हें सुरक्षा मिली, कोई सुरक्षा नहीं मिली थी। वो हम मुकदमा में गए थे, जो मुकदमा उनके ऊपर लगा था उसमें पंजाब सरकार खर्च उठा रही थी, मौजूदा सरकार ने मना कर दिया। कोई व्यक्तिगत किसी के रिश्ते संबंध रहे होंगे तो उस नाते उसमें कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है। किसी मंत्री के या किसी पूर्व मुख्यमंत्री के व्यक्तिगत रिश्ते रहे होंगे, इस नाते उन्होंने ऐसा काम किया है। कांग्रेस पार्टी का। चलिए आगे बढ़ते हैं, महिला आरक्षण बिल की बात कर लेते हैं। 27 सालों से अटका हुआ था, अब मोदी सरकार ने पास करा दिया। लागू कब होगा ये भी तो पूछ लीजिए कि लेकिन आप देखिए, शुरुआत जब इसकी हुई थी यूपीए की सरकार थी, आप ही के सहयोगी दल नहीं मानते थे, लंबे वक्त से अटका हुआ था, तो क्या ये माने मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा सही साबित हो रहा है? मोदी है कि मुमकिन है, जनता को भ्रम करने के लिए कुछ ला रहे हैं आप, उसको लागू कब करेंगे? हम ये मांग करते हैं कि तत्काल लागू किया जाए, इमीडिएट लागू किया जाए, ताकि आप महिलाएं आज यहाँ एंकर के तौर पे बैठी हैं, आप भी लोकसभा में चलिए, विधानसभा में चलिए, हम स्वागत करते हैं आपका। लेकिन आपको कमी क्यों नजर आ रही है? कमी इसलिए नजर आ रही है कि केवल भ्रमित करने के लिए। अब सेंसेक्स की बात करते हैं, सेंसेक्स जनगणना 2031 में होगी, 31 में आएगी, उसके बाद आप करेंगे। इसका मतलब 39 में लागू होगा क्या? 40 में होगा? तो ये तो प्रक्रिया है, प्रक्रिया तो होनी है, कम से कम पास हुआ, इसका तो क्रेडिट देंगे। नहीं, देखिए बिल्कुल आपको भी क्रेडिट जाता है, कांग्रेस को भी जाता है, विपक्ष को भी जाता है। मैं बिल्कुल कह रहा हूं, सबका धन्यवाद भी मैं बिल्कुल कहता हूं। मैं अपनी पार्टी राहुल गांधी जी को धन्यवाद, सोनिया जी को, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आगे बढ़कर इसमें भाग लिया। कांग्रेस पार्टी का पूरा सहयोग है, पर इसको लागू तत्काल करिए, डिमांड करते। आप मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ लड़े, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़े, बड़ी हस्तियों के खिलाफ आप लड़ते हैं, भले ही हार जाएं। अब मेरी धरती है काशी, मैं किसी की दूसरी जगह पे जाकर तिमिकड़ तो करता नहीं कि मैं गुजरात जा रहा हूं लड़ने, या मैं इलाहाबाद जोशी जी के खिलाफ लड़ने गया, या मैं टेहरी गढ़वाल गया उनके घर लड़ने। मेरा घर है काशी, मैं माँ गंगा की गोद का पैदा हुआ इंसान हूँ, माँ बाबा विश्वनाथ का भक्त हूँ, उसी गंगा मैया की गोद में पैदा, उसी गंगा में, तो मैं अपनी धरती पर लड़ रहा हूँ। तो वहां बड़ा आदमी आके लड़े, ये गुजरात से आके लड़ते हैं, वो इलाहाबाद से आके लड़े, तो अपने घर को छोड़ दूंगा? ये मेरा घर है, अपना घर कभी नहीं छोड़ सकता, मरते दम तक अपने घर में रहूंगा। राहुल गांधी कुली बने दिखे, राहुल गांधी साइकिल पर भी जा रहे हैं, राहुल गांधी ट्रेन में लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि ये दिखावे की राजनीति है। नहीं, देखिए, हम करेंगे तो दिखावे की राजनीति है। आप जाकर वहां पर इलाहाबाद में सफाई कर्मियों का पैर धोते हैं, टॉवेल से उनका पैर पोंछते हैं, तो वो क्या है? वो मोदी जी रोज करते हैं। अच्छा, नो हिंसा में कुछ कांग्रेस के नेताओं का नाम आया, इस पर क्या कहेंगे? जो लोग हिंसा में या कहीं पर भी हो, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, जो भी अगर उसमें गलत चीजों में आता है तो उस पर कार्रवाई होगी। आप मानते हैं कांग्रेस के कुछ नेता शामिल थे? नहीं, देखिए, ऐसा मैं इसको नहीं, ये इतना मैं कहूंगा, कहीं पर भी कोई हिंसाएं हो रही है या कोई भी चीजें हो रही है तो उसमें अगर जो व्यक्ति भी, चाहे मैं हूं चाहे कोई व्यक्ति हो, भाजपा के लोग शामिल हो रहे हैं। भाजपा के लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? भाजपा के मंत्री के घर में हत्या होती है, कौशल किशोर लखनऊ में, उसके लड़के की पिस्टल उसमें होती, बरामद होती, उसकी पिस्टल से गोली चली, कोई कार्रवाई नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। धर्म के नाम पर हिंसा को लेकर सवाल था मेरा। मैं देखिए, हिंसा तो हिंसा, चाहे धर्म के नाम पर हो, चाहे किसी मंत्री या किसी सांसद के घर में। दोनों एक नहीं है, एक अपराध है और दूसरा आतंकवाद है। आप देखिए, यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में महिला, बुजुर्ग, बच्चों को घेर कर उन पर हमला किया जाए, चारों तरफ से हमला किया जाए, जिसमें हथियार भी है, पत्थर भी मैं है। उसी पे आ रहा हूं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं पूरी बात। आप भाजपा के जो लोग करते हैं, जो भी चीजें जहां पर भी आप उठाकर देखेंगे तो उसमें जो भी लोग फंसते हैं उनको बचाया जाता है। और कहीं विपक्ष का, उसमें अब तक अगर कांग्रेस का कोई आदमी शामिल हो, किसी घर पर अगर इस तरह घटना होती, किसी सांसद विधायक की होती, तो उसका घर गिरा दिया जाता, उसके घर पे बुलडोजर चला दिया गया होता। क्या योगी जी ने बुलडोजर चलवाया? तो आप ये कह रहे हैं कि वो अगर ऐसा एक्शन लेते हैं नहीं, तो आप भी खुलकर नहीं करेंगे? मैं कह रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति हमारे दल का किसी व्यक्ति किसी भी चीज हिंसा में होता है, निश्चित उस पर जो है, जो व्यक्ति गलत है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। विपक्षी गठबंधन की बात कर लेते हैं। बीजेपी कह रही है कि विपक्षी गठबंधन में हर एक इंसान दूल्हा है,
ऐसा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी में कौन है? वहां भी तो यही हाल है। हमारे यहाँ राहुल जी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, हमारे सबसे मजबूत कद्दावर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, नीतीश कुमार, शरद पवार, ममता बनर्जी, क्या इनके सामने टिक पाएंगे राहुल गांधी? देखिए, ये सब लोग आपस में बात कर रहे हैं, आपस में सारी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं और उस तरह से वो निर्णय लेंगे। ये सभी के सभी पीएम पद के दावेदार मानते हैं खुद को? अब खुद को की बात में नहीं, मैंने कहा ना कि आपस में बैठकर निर्णय ले रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता तैयार हैं अगर कोई भी प्रधानमंत्री बनता है, इंडिया गठबंधन, विपक्षी गठबंधन जीत जाता है, कोई ममता बनर्जी, नीतीश कुमार या कोई और बनता है पीएम? हमारा काम है कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, कांग्रेस को ताकतवर बनाना है। उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने कहा कि 80 की 80 सीट कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है। ममता बनर्जी और आपके अधीर रंजन चौधरी, बयानबाजी जाली है, पंजाब में इसी तरह की बयानबाजी हो रही है, कैसे चलेगा ये सब? हमारा काम उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से हम ताकतवर करके कांग्रेस को भेजेंगे, ये हम आपको विश्वास लेकिन उत्तर प्रदेश में भी सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जब रामचरितमानस को लेकर बयान देते हैं, आप खुद विरोध करते हैं इन चीजों का कि सनातन के खिलाफ अगर कोई बोलता है, फिर विचारधारा सेम नहीं है, तो कैसे चुनाव साथ में लड़ेंगे आप सपा के? नहीं, इस पे एक व्यक्ति की बात है ना, पूरी पार्टी की बात तो है नहीं। समाजवादी के पूरे राष्ट्रीय प्रवक्ता या राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो ये बात बोली नहीं कि उनको तत्काल अखिलेश यादव जी को उनको रोक लगानी चाहिए, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, इमरान मसूद आ रहे हैं आपकी बिल्कुल पार्टी लगाना में? चाहिए उनको कार्रवाई। इमरान मसूद अब ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, नेतृत्व क्योंकि राष्ट्रीय टीम में वो रहे हैं, राष्ट्रीय सचिव रहे हैं, तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। क्या कांग्रेस का मुस्लिम वोट बैंक दूर हो रहा है? राष्ट्रीय क्या मुस्लिम वोट बैंक? जी, वो तो हमारे साथ और जुड़ रहा है, दिन रात हमारे साथ खड़ा हो रहा है। जितनी ताकत के साथ था, अब सारा का सारा मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस के साथ खड़ा रहेगा। कुछ स्ट्रेटेजीज बताइए, आप कैसे आप शुरू कर रहे हैं, कैसे आप जनता के बीच जाने वाले हैं, आपके मुद्दे क्या रहने वाले हैं? बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और जंगल राज जो उत्तर प्रदेश में कायम है। मंत्री के घर में हत्या, विधायक के घर में हत्या, डॉक्टर को ड्रिल मशीन से छेदा कर दिया जा रहा है और महिलाओं के साथ अपमानजनक चीजें की जा रही हैं। तो ये सारी चीजों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। अब आखिरी सवाल, वाराणसी में 2009 के बाद हुए विकास से क्या आप संतुष्ट हैं? 2009 के बाद से विकास बनारस में केवल जाम हुआ है। कांग्रेस के समय में हमेशा काम होता रहा है। बीएचयू हमने बनाया, डीएलडब्ल्यू हमने बनाया, भेल का कारखाना हमने बनाया, सब संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय हमने बनाया। तो सवाल तो यही है, इतना काम करने के बाद भी कैसे पिछड़ गए? कैसे यूपी में कांग्रेस के अस्तित्व पर सवाल आ गया? मैंने कहा ना, 2 विधायक, 1 सांसद। 24 का चुनाव हमारे उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होने। बात महिला आरक्षण की हुई तो ओबीसी और पिछड़ी जातियों की चर्चा शुरू हो गई है। तो क्या जातिगत सियासत पर कांग्रेस का इस बार भरोसा टिका है? नहीं, हम सबको लेकर चलते हैं, सभी जातियों के, सबको सम्मान मिलना चाहिए। राहुल जी ने जो कहा सबको सम्मान, तो ये सम्मान की बात आई है। जातिगत किसी एक जाति की बात उन्होंने कभी नहीं कही। जाति मतलब सभी जातियों को जो दबाए जा रहे हैं, जो शोषित हैं, वंचित हैं, जिनको किनारे किया गया, सभी लोगों को सम्मान मिलना चाहिए, सबको अधिकार मिलना चाहिए। क्या ये क्षेत्रीय दलों का दबाव है कि कांग्रेस भी जातिगत जनगणना की बात इतने जोर शोर से कर रही है? नहीं, हम पहले से करते चले आ रहे हैं। हम पहले से कर रहे हैं कि भाई जो भी दबाए लोग हैं, जो भी सताए हुए लोग हैं, चाहे जो पिछड़ी जात में भी जो अति पिछड़े हैं, जरूर उनको सम्मान मिलना चाहिए, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। इसमें हम आपके सामने एक शब्द रखेंगे जिसमें आपको एक वाक्य में या फिर एक शब्द जो आपके जहन में आ रहा है उसमें जवाब देना है। सबसे पहला नाम नरेंद्र मोदी। झूठों के सौदागर हैं, झूठ बोलकर जनता को भ्रमित कर कर इवेंट मैनेजमेंट करके पूरी चीजों को करते हैं, अपनी राजनीति कर रहे हैं। अमित शाह उनकी राइट हैंड है, जो मोदी जी कहते हैं उसका क्रियान्वयन करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ। अब योगी आदित्यनाथ जी सबसे पहले तो योगी हैं, इतने बड़ी पीठ के पीठाधीश्वर हैं, उनको गिरुआ वस्त्र का सम्मान करना चाहिए। राहुल गांधी एक आम आदमी, गरीब आदमी, साधारण आदमी को हमेशा साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति और एक अपने तरीके के, एक अपने मिजाज के आदमी हैं, जो एक देश के साधारण लोगों के साथ जुड़कर हमेशा रहे हैं और उसके साथ जुड़कर रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। प्रियंका जी एक काम करने के लिए उनकी सोच, उनकी जो सबको लेकर चलने की सोच है और अपने जो उनकी खुद डायनामिक एक पर्सनालिटी है, वो निश्चित तौर से अपने प्रदेश को और देश को आगे लेकर जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हमारे दलित
अभी सबसे बड़े नेता हैं और जो उनकी सोच समझ है बहुत ही अच्छी है, बहुत जबरदस्त तरीके से वो काम कर रहे हैं और हम सब कांग्रेस के लोग निश्चित तौर से उनका बहुत सम्मान करते हैं। अखिलेश यादव, अखिलेश जी मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने अच्छा काम किया था, एक बहुत विकास का काम किया था उत्तर प्रदेश में, चाहे वो बिजली का काम हो, मेट्रो का काम हो, अच्छा काम किया था। मायावती जी निश्चित तौर से एक तो सबको एक ऐसे समाज को, दलित से समाज को लेकर आगे चली, उसको लेकर उनको आगे और अच्छा काम करना चाहिए था, ये हम सबका हुआ है। ओपी राजभर मौका परस्त हैं, वो उनको अपॉर्चुनिस्ट हैं, जब जहां मौका मिलेगा तहां चले जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी, जो भाजपा की तरफ से स्क्रिप्ट आता है, अमित शाह जी उनको स्क्रिप्ट देते हैं, वही वो बोलते हैं। राम मंदिर, अब राम मंदिर तो हम सबकी भावनाओं का केंद्र है, भगवान राम हमारे आराध्य देव हैं। सोनिया गांधी जैसा नेतृत्व मैं समझता हूं, उतनी महान महिला, उनको हम सब लोग अगर सुबह उठ के प्रणाम करें तो बहुत ही बड़ी बात होगी। और जिन्होंने अपने पूरे परिवार को, इस देश को संवारा, त्याग किया, त्याग करके हमेशा आगे बढ़ी हैं, बहुत ही महान विभूति है जी। अजय राय जी, हमारे खास शो 3 का तीर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बहुत उम्मीद है जो जुझारूपन आप दिखा रहे हैं उसका असर पार्टी की स्थिति पर भी प्रदेश में हो। जी, बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद, आप लोग शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे इस खास शो का हिस्सा बनने के लिए। एक बार फिर से हाजिर होंगे हमारे इस खास शो के साथ, नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।